कल्पना कीजिए एक बेहद तनावपूर्ण कोर्टरूम की। कटघरे के पास एक व्यक्ति खड़ा है, उसका केस बिल्कुल मजबूत है। मतलब सारी प्रॉपर्टी उसी की है, सारे ओरिजिनल कागजात उसके हाथ में है और गवाह भी उसी के पक्ष में है। कोई कमी नहीं है केस में। बिल्कुल कोई कमी नहीं। लेकिन जब जज फैसला सुनाने बैठते हैं ना, तो वो व्यक्ति अपना ही घर हार जाता है। अरे बाप रे। हाँ, क्यों? क्योंकि महीनों पहले उसने बस एक छोटी सी कागजी गलती कर दी थी। एक सही समय पर सही फॉर्मेट में नोटिस नहीं भेजा गया था। सिर्फ एक नोटिस। और इस एक तकनीकी चूक की वजह से सच्चाई और मजबूत सबूत होने के बावजूद जीती हुई बाजी तुरंत हार में बदल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या था उस एक नियम में जिसने पूरा केस पलट दिया। तो इसी सवाल का जवाब आज हम डिकोड करेंगे। स्वागत है वकील साहब यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी खास सीरीज है टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। बिल्कुल। और आज का ये टॉपिक सीधे कमेंट से उठाया गया है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की, जिसे आम भाषा में सीपीसी या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही कोर्टरूम की असलियत समझने के लिए भी बहुत पावरफुल है। तो बिना किसी भारी किताबी भाषा के आज इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है कि कानून आखिर काम कैसे करता है। सही कहा। देखिए, कानून को समझने के लिए ना उसे दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना होता है। पहला होता है सब्सटैंटिव लॉ, मतलब जो अधिकार तय करता है। एग्जैक्टली। सब्सटैंटिव लॉ का काम है अधिकार और जिम्मेदारियां तय करना। जैसे कि प्रॉपर्टी लॉ ये तय करता है कि एक घर का असली मालिक कौन है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि एग्रीमेंट टूटा तो क्या होगा। लेकिन सब्सटैंटिव लॉ अपने आप में सिर्फ एक थ्योरी है। थ्योरी कैसे? मतलब अगर कोई घर पर कब्जा कर ले तो वो जो कानून की किताब है वो खुद चलकर कोर्ट तो जाएगी नहीं। हाँ, किताब तो कुछ नहीं कर सकती। यही एंट्री होती है दूसरे हिस्से की, यानी प्रोसीजरल लॉ की। और हमारी जो सीपीसी है ना, वो एक प्रोसीजरल लॉ है। अब यहाँ सबसे खतरनाक कंफ्यूजन आता है। स्टूडेंट मिस्टेक अलर्ट है ये। स्टूडेंट अक्सर प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ को एक ही समझ लेते हैं। इसको मिस किया तो एग्जाम में सीधे नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल घटेंगे। इसको ऐसे समझें कि सीपीसी कोई नया अधिकार नहीं बनाता। ये तय नहीं करता कि प्रॉपर्टी किसकी है। बिल्कुल। ये सिर्फ वो रास्ता बनाता है जिस पर चलकर कोर्ट से अपने अधिकार लागू करवाए जा सकते हैं। मतलब अगर प्रॉपर्टी का विवाद है तो मुकदमा शुरू कैसे होगा? हाँ, मुकदमा दाखिल कैसे होगा, सामने वाले को नोटिस कैसे जाएगा, सबूत कैसे पेश होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, जज साहब का जो फैसला है जिसे डिक्री कहते हैं, वो लागू कैसे होगा, ये सब सीपीसी तय करता है। बिल्कुल, सीपीसी वो पूरा फ्रेमवर्क है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। क्या हमारे देश में शुरुआत से ही ऐसा कोई मजबूत और यूनिफॉर्म कानून था? क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है। इतिहास तो बहुत ही हैरान करने वाला है। 1859 से पहले जो ब्रिटिश काल था ना, उस समय की न्याय व्यवस्था किसी बुरे सपने जैसी थी। कोई एक नियम नहीं था। बिल्कुल नहीं। हर इलाके, हर प्रेसिडेंसी में अलग अलग नियम चल रहे थे। जो बड़े शहर थे जैसे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट्स होते थे, हाँ, वहाँ अंग्रेजी कानून लागू होता था। लेकिन जो छोटे शहर और ग्रामीण इलाके थे, जिन्हें मफुसील कोर्ट्स कहा जाता था, वहाँ स्थानीय रिवाजों से काम होता था। एक सेकंड, तो इसका मतलब है कि 1859 से पहले अगर कोई कलकत्ता से मद्रास जाता या किसी छोटे शहर जाता तो नियम बिल्कुल बदल जाते थे। पूरी तरह से बदल जाते थे। इससे कोर्ट्स में भयंकर कंफ्यूजन होता था। कोई यूनिफॉर्मिटी थी नहीं। तो फिर पहला कोड कब आया? इसी अराजकता को खत्म करने के लिए 1859 में पहला कोड लाया गया। लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थीं। वो सुप्रीम कोर्ट्स पे लागू ही नहीं होता था। मतलब सिर्फ छोटे कोर्ट्स के लिए था वो? हाँ, फिर 1877 में बदलाव हुए, फिर 1882 में नया कोड आया। लेकिन प्रैक्टिकल परेशानियां फिर भी बनी रहीं। बिल्कुल बनी रही। कानून बनाने वाले लगातार ट्रायल एंड एरर कर रहे थे। और फिर फाइनली लगभग 50 सालों की जद्दोजहद के बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लागू किया गया। हाँ, और यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, एग्जाम वार्निंग है ये। 1 जनवरी 1909 की तारीख एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। इसी दिन ये कोड लागू हुआ था। 1 जनवरी 1909। इसको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य मुकदमों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना था। इतिहास तो समझ आ गया, लेकिन आज के समय में कोर्ट्स इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब जो पॉइंट आ रहा है ना,
वही जजेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सीपीसी का नेचर आखिर है क्या? इसका नेचर समझना बहुत आसान है। ये मुख्य रूप से सिविल कोर्ट्स पर लागू होता है। सिविल कोर्ट्स मतलब जहां प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट या पैसे की रिकवरी के मामले होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। जहां क्राइम का मामला नहीं है बल्कि प्राइवेट अधिकारों का मामला है। और सीपीसी का जो पूरा नेचर है वो प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। नेचुरल जस्टिस, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। क्या मतलब ये कोड निष्पक्षता पर आधारित है। दोनों पक्षों को नोटिस मिलना चाहिए। बिना सुने कोई फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल। सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए और फैसला बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। तो यहाँ रुक जाओ, एक बहुत जरूरी बात सामने आ रही है। क्या सीपीसी के बिना फेयर ट्रायल संभव है? सीधे शब्दों में कहूं तो नहीं। सीपीसी अप्रत्यक्ष रूप से फेयर ट्रायल के सिद्धांतों को ही तो जमीन पर लागू करता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सीपीसी सिर्फ नियम नहीं है, ये अन्याय रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही बात है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट सीपीसी की किताब खोलता है तो सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है? क्या? उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर। मतलब वो किताब इतनी मोटी और कॉम्प्लेक्स दिखती है कि स्टूडेंट्स पहले ही पन्ने पर घबरा जाते हैं। घबराना लाजमी है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ आ गया ना तो ये बहुत लॉजिकल है। 1908 के कोड को बनाने वालों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। कैसा मास्टर स्ट्रोक? उन्होंने पूरे कानून को 2 मुख्य हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा। पहला हिस्सा है सेक्शंस यानी धाराएं, और दूसरा हिस्सा है ऑर्डर्स एंड रूल्स यानी आदेश और नियम। अब ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को इन दोनों का अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। सेक्शंस जो हैं वो कुल 158 हैं। 158 सेक्शंस। हाँ, ये मुख्य सिद्धांत बताते हैं। मतलब कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, पावर क्या होगी, ये सब सेक्शंस तय करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कोर्ट के पास क्या अधिकार है। सही। और इन्हें बदलने का अधिकार सिर्फ संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। और दूसरा हिस्सा जो ऑर्डर्स और रूल्स का है, वो टोटल 51 ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स। ये कोर्ट में उठाए जाने वाले प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। प्रैक्टिकल कदम मतलब मुकदमा कैसे दाखिल करें, सम्मन कैसे भेजें, अगर कोई गवाह नहीं आ रहा तो क्या करें। तो यहाँ एक मेमोरी ट्रिक दे रही हूं मैं। इसे ऐसे याद रखें कि सेक्शंस बताते हैं क्या करना है और ऑर्डर्स बताते हैं कैसे करना है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। सेक्शंस पावर देते हैं और ऑर्डर्स उस पावर को इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। और मुझे याद आ रहा है, ऑर्डर्स को तो हाई कोर्ट्स भी बदल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल बदल सकते हैं, और यही इसका लचीलापन है। पूरे देश में बेसिक कानून सेम रहेगा क्योंकि सेक्शन संसद बनाती है। लेकिन लोकल प्रैक्टिकल चीजों को हाई कोर्ट अपने हिसाब से ऑर्डर्स में एडजस्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर तो रट लिया, 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर्स। लेकिन इस पूरे कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो स्टूडेंट्स यहीं पर 90% गलती करते हैं वो इसके असली उद्देश्य को मिस कर जाते हैं। सही कहा। अगर हम सीपीसी के उद्देश्यों को देखें तो इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य। पहला क्या है? पहला तो वही है पूरे देश में एक समान प्रक्रिया, यूनिफॉर्म प्रोसीजर। ताकि चाहे दिल्ली का कोर्ट हो या केरला का, प्रक्रिया एक ही रहे। बिल्कुल। और दूसरा है न्यायपूर्ण निर्णय यानी फेयर जस्टिस डिलीवरी। फैसला मेरिट पर होना चाहिए, सच्चाई पर होना चाहिए, ना कि छोटी मोटी तकनीकी गलतियों पर। मतलब अगर किसी ने फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो उसका केस खारिज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अधिकार बड़ा है, तकनीकी गलती छोटी। और तीसरा उद्देश्य? तीसरा सबसे क्रिटिकल है, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अब इसका एक स्टोरी मोड में रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक आदमी जानबूझकर केस को 10 साल खींचने के लिए हर रोज फालतू अर्जियां लगा रहा है। उसका मकसद सिर्फ सामने वाले को परेशान करना है। हाँ, कोर्ट में ऐसा बहुत होता है। तो ऐसे में सीपीसी क्या करता है? यहीं पर सीपीसी जज को पावर देता है कि वो ऐसे दुरुपयोग को रोके। जज ऐसे इंसान पर भारी जुर्माना लगा सकता है या उसकी अर्जी तुरंत खारिज कर सकता है। तो इसका मतलब सीपीसी सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उस रास्ते पे ट्रैफिक जाम लगाने वालों को भी हटाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो अब यहाँ एक 1 लाइन एग्जाम डेफिनेशन बता रही हूं मैं, ताकि स्टूडेंट्स इसे सीधे अपनी आंसर शीट में लिख सकें। हाँ, ये बहुत काम आएगा। डेफिनेशन है, the Code of Civil Procedure 1908 is a procedural law that governs the method and process of adjudicating civil disputes in courts of civil jurisdiction in India. एकदम परफेक्ट। अगर ये डेफिनेशन लिख दी तो पूरे नंबर पक्के हैं। तो आज के इस डिस्कशन से पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल का फर्क, इतिहास का कंफ्यूजन और सेक्शंस और ऑर्डर्स का स्ट्रक्चर। बिल्कुल। और अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना,
तो अब कोई भी एग्जामिनर या कोई भी वकील सीपीसी के बेसिक्स में कंफ्यूज नहीं कर सकता। अपने आज सिविल कानून की सबसे मजबूत नींव रख ली है। लेकिन जाते जाते ना इस पर जरूर विचार करें। सीपीसी का मुख्य उद्देश्य है तकनीकी बातों से ऊपर उठकर सच्चाई पर न्याय देना। हाँ, मेरिट्स पर न्याय देना। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोर्ट के सख्त नियमों का पालन करते करते किसी व्यक्ति का असली न्याय ही पीछे छूट जाए? ये तो सोचने वाली बात है। नियम बड़े हैं या न्याय, इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत गहरा सवाल है। खैर, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका फेवरेट टॉपिक कवर करें तो टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड सीरीज के लिए अपना टॉपिक कमेंट जरूर करें। बिल्कुल। अब अपना टफेस्ट लीगल टॉपिक कमेंट में ड्रॉप करिए। वकील साहब की टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड सीरीज में अगला पावरफुल एपिसोड शायद आपके ही टॉपिक पर हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।